मनुष्य अपने विकास के शुरुआती दिनों से ही अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता आया है। मनुष्यों का मानना था कि हमें किसी ईश्वर ने बनाया है और मनुष्यों में होने वाली बीमारियों को ईश्वर ने मनुष्यों को दंड देने के लिए बनाई है। परंतु ये सारी मान्यताएं विज्ञान के विकास के साथ साथ ध्वस्त होने लगी। इनमें से जीव विज्ञान की 4 क्रांतिकारी विचारों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 1, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों की खोज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 3, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और नंबर 4, आनुवांशिकता की खोज, जेनेटिक्स। ये चारों विचार इतने क्रांतिकारी थे कि इन्होंने मनुष्यों को अपने पुराने विचारों को पुनः सोचने पर मजबूर कर दिया। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। इसके अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं। इसकी खोज 17वीं शताब्दी के सुपरस्टार साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक सर आइजक न्यूटन के जमाने के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये एक पॉलीमैथ थे। इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, समुद्र विज्ञान आदि में उच्च कोटि का काम किया। इन्होंने ही फिजिक्स में हुक का नियम दिया, जिसका प्रयोग आज भी स्प्रिंग तुला बनाने में किया जाता है। पर इनको सबसे ज़्यादा फेम मिला इनके द्वारा 1665 में लिखी गई किताब माइक्रोग्राफिया से। यह किताब उस जमाने की एक बेस्ट सेलर बुक थी। इस किताब में उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इंसेक्ट्स, स्पॉन्जेस, ब्रायोजोन्स, फोरामिनिफेरा और पक्षियों के पंखों को देखा और इनके बहुत ही डिटेल्ड चित्र बनवाए। इसी क्रम में जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क नामक पेड़ की छाल को देखा तो उनको बहुत छोटी छोटी संरचनाएं मिली, जिनको उन्होंने सेल कहा। दरअसल सेल मठ के छोटे छोटे कमरों को कहा जाता है। इसका चित्र उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया के ऑब्जर्वेशन 18 में दिखाया था। उनकी इस खोज से विज्ञान की एक नई शाखा बनी, जिसे आज हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने इस कोशिका के अंदर कई संरचनाओं की खोज की और आज सेल बायोलॉजी विज्ञान के केंद्रीय विचारों में से एक है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया। जरा सोचिए, हम कोविड-19 से कैसे लड़ते अगर हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि वायरस जैसे आंखों से दिखाई ना देने वाले जीव भी हो सकते हैं, तो शायद पूरी दुनिया में इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती थी। इन सूक्ष्म जीवों को खोजने का श्रेय जाता है 24 अक्टूबर 1632 ईस्वी में हॉलैंड में जन्मे एक कपड़ा व्यापारी एंटोनी वान लायोवेनहुक को, जिसे हम इंडिया में ल्यूवेनहुक कहते हैं। ल्यूवेनहुक ने कॉलेज डिग्री या हायर एजुकेशन नहीं ली थी। वो बस एक साधारण से कपड़ा व्यापारी थे। ये अपने धागों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी के लेंस बनाते थे। इनकी लेंस मेकिंग स्किल का ही कमाल था कि इन्होंने रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से, जो कि केवल 20 या 30 गुना तक ही चीज़ों को दिखा सकता था, से भी बेहतर लेंस बनाए जो 200 गुना तक जूम कर सकते थे। जहाँ पर रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस थे, वहीं पर ल्यूवेनहुक का माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस का था। ल्यूवेनहुक रॉबर्ट हुक की किताब माइक्रोग्राफिया से इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपने धागे देखने में प्रयुक्त होने वाले लेंस का प्रयोग पानी की ड्रॉप्स को देखने में किया, तो इनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने देखा कि एक पानी की बूंद के अंदर बिल्कुल ही अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। नंगी आंखों से न दिखाई देने वाले इन एनिमल्स को ल्यूवेनहुक ने एनिमैक्यूल्स नाम दिया। इसके बाद इन्होंने रेड ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स, फीमेल एग सेल्स, दांतों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को देख डाला। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ल्यूवेनहुक किसी भी वायरस को नहीं देख सके, क्योंकि वायरस का साइज बैक्टीरिया से भी 100 गुना छोटा होता है और ल्यूवेनहुक के पास ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था जो इतने छोटे आकार को देख सके। और इस तरह इन्होंने एक बिल्कुल ही नए संसार की खोज की, जो हमारे आसपास होते हुए भी अदृश्य था। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन सूक्ष्म जीवों की खोज से बीमारियों के कारण और इनके निवारण का रास्ता खुल गया और आज हम जानते हैं कि लगभग सभी बीमारियां किसी न किसी सूक्ष्म जीव से ही होती हैं, जो कि सच में एक क्रांति है। क्रांति 3, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन से पहले लोगों का मत था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को ईश्वर ने बनाया है और हर जीव अपने आप में यूनिक है। प्रत्येक जीव का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है और इस आइडियोलॉजी को टीडियोलॉजी या प्रयोजनवाद कहा जाता है।
परंतु ये सारे विचार चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के साथ ही बदल डाले। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता इनको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए इनको 1827 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा गया। परंतु इनका मन मेडिसिन में जमा नहीं। कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए ही एक बार 1831 में HMS बीगल नाम के एक जहाज में इनको नेचुरलिस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, जिनको इन्होंने बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यह जहाज दुनिया की कई कॉन्टिनेंट्स का मुआयना करने के लिए भेजा गया था, ताकि वहां पर रिसोर्सेज का पता लगाया जा सके, क्योंकि यह उपनिवेशवाद का समय चल रहा था, यानी कि कोलोनाइजेशन का समय चल रहा था। इस जहाज ने लगभग 5 सालों में कई महाद्वीपों की यात्राएं की। पहले यह जहाज इंग्लैंड से साउथ अमेरिका गया। यहाँ पर डार्विन ने ढेर सारे लाइव सैंपल्स, फोसिल सैंपल्स इंग्लैंड भेजे। यहीं पर इनको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के सबसे पहले प्रमाण मिले। यहाँ पर मिले मिलोडोन नामक विशालकाय जीव के अवशेष और स्लोथ जानवर में बहुत समानता देखी, जिससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहीं से इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी यात्रा के क्रम में जब ये गैलापागोस आइलैंड पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जिस टापू में घास प्रचुर मात्रा में है, वहां के कछुओं की गर्दन छोटी व ढाल गुंबदाकार है, जबकि जिस आइलैंड में घास कम है, वहां के कछुओं की गर्दन लंबी व ढाल चपटी है। यात्रा के बाद डार्विन इंग्लैंड वापस आ गए और लगभग 20 सालों तक यात्रा के दौरान कलेक्ट किए गए सैंपल्स का अध्ययन करते रहे, जिसके अंत में इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। पर ये यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस कॉमन एंसेस्टर से इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कैसे बने। तभी इन्होंने जानवरों के ब्रीडर्स को देखा कि कैसे ये जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग कराकर एनिमल्स की एक नई स्पीसीज बना देते हैं। यहाँ पर ब्रीडर आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज कर रहे हैं। तो डार्विन ने सोचा कि पृथ्वी के सारे जीव भी इसी प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, पर यहाँ पर सिलेक्शन नेचर के द्वारा किया गया है। पर डार्विन को यह समझ नहीं आ रहा था कि नेचर ने किन गुणों के आधार पर चुना है। इसी बीच इनको 18वीं शताब्दी में थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा लिखा गया एक लेख मिला, जिससे इनको कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद मिली। माल्थस के अनुसार यूरोप की पॉपुलेशन एक समय पर इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर उपलब्ध फूड एंड वाटर रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि द फाइट फॉर सर्वाइवल के कारण युद्ध, अकाल, बीमारियों से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और वही लोग बचेंगे जो इस सिचुएशन में अडेप्ट हो सकते हैं। इस तरह इस लेख से डार्विन ने अपनी थ्योरी को फाइनलाइज किया और बताया कि नेचर में हमेशा जीव जंतु अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते रहते हैं और इसी कारण केवल वही जीव जिंदा रहते हैं जिनमें नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने की काबिलियत होती है। जैसे गैलापागोस आइलैंड के जिस टापू में घास ज़्यादा थी, वहाँ पर कछुओं की गर्दन छोटी थी जो घास खाने के लिए उपयुक्त थी, परंतु जिस आइलैंड में घास कम थी, वहाँ पर केवल वही कछुए बचे जिनकी गर्दन लंबी थी, क्योंकि पेड़ की पत्तियाँ खाने के लिए लंबी गर्दन की जरूरत थी। इस प्रकार डार्विन ने कहा कि सारे जीव बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, पर प्रकृति ने हमेशा उन्हीं जीवों को नई पीढ़ी के लिए चुना जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके, जिसे फाइट फॉर सर्वाइवल कहा गया, और इस प्रकार जीवों में विविधता आती गई। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भले ही आज काफ़ी मॉडिफाइड हो चुकी है, परंतु इसने पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को देखने का हमारा नज़रिया बदल दिया। जहाँ पहले यह माना जाता था कि किसी परम सत्ता या गॉड ने मनुष्य को विशेष रूप व उद्देश्य के लिए बनाया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने यह बताया कि हम पृथ्वी के अन्य जीवों जैसे ही हैं और हम सबके पूर्वज एक ही हैं। क्रांति 4, आनुवंशिकता। आज हमें पता है कि हम कुछ अपने माँ बाप जैसे क्यों दिखते हैं। हमें यह भी पता है कि कुछ परिवारों में कुछ बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों बनी रहती हैं। इसे हम जीन्स कहते हैं या डीएनए कहते हैं, पर हमें हमेशा से इसके बारे में नहीं पता था। सबसे पहले इसके बारे में एक ईसाई पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, जिन्हें आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का पिता कहते हैं।
ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में मोराविया देश के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मोराविया अब चेकोस्लोवाकिया में है। बचपन में ही ये अपने किसान पिता से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे कि फूलों के अलग अलग रंग और रूप कहाँ से आते हैं। उनके पास बेटे के ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। वे बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। इनका परिवार गरीब था, फिर भी पिता ने खर्चे में कटौती करके बेटे को जैसे तैसे 4 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया। जब ये 21 वर्ष के हुए तो एक ग्रेगरी मठ में प्रविष्ट हुए। सेंट ग्रेगरी के सम्मान में इन्होंने ग्रेगर नाम धारण किया। इस मठ में ये नेचुरल साइंस पढ़ाते थे, जिसमें ये फिजिक्स भी पढ़ाते थे। इसी मठ में रहते हुए इन्होंने 1856 से मटर पर प्रयोग करने शुरू किए। इन्होंने जब पीले और हरे मटर के पौधों का संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी के सभी मटर के दाने पीले हैं। इनको इन्होंने प्रभावी लक्षण कहा। लेकिन जब पहली पीढ़ी के दानों को बोया तो इनसे प्राप्त सभी मटर के दाने पीले नहीं थे, बल्कि पीले और हरे दानों में 3:1 का अनुपात था। मेंडल ने पीले रंग को प्रभावी और हरे रंग को अप्रभावी कहा। मेंडल ने यह प्रयोग कई हजार मटर के दानों में किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संकरण से प्राप्त पीले मटर के दाने में हरे रंग के गुण मौजूद हैं, लेकिन ये सुप्त अवस्था में है। इसी प्रकार इन्होंने 4 गुणों पीले व हरे तथा लंबे और बौने मटर के दानों में संकरण करके यह पाया कि संकरण से प्राप्त लंबे पौधों में रंग व लंबाई के गुण एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात मटर के दाने के रंग व लंबाई के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। यही निष्कर्ष आनुवंशिकता के जन्म का कारण बना, जिससे हमें यह समझने में मदद मिली कि हर प्रजाति के रंग, रूप, आकार के पीछे क्या रहस्य छुपा है। आगे चलकर इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने कोशिका के अंदर डीएनए खोज निकाला, जो इन सब गुणों को अपने अंदर सहेजे रखता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों को पता चला कि यह सिद्धांत सभी जीवों पर भी लागू होता है। इनके सिद्धांत किसानों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। उन्होंने किसानों को बताया कि गेहूं, मक्का और दूसरी फसलों की अच्छी किस्में कैसे तैयार की जा सकती हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर पशु उत्पादक अधिक मजबूत, स्वस्थ गायें और भेड़ों को पैदा करने में सफल हुए। आज पूरी दुनिया संकरित बीजों से ही अनाज पैदा कर रही है, जो सच में एक क्रांति है। जीव विज्ञान की इन चारों खोजों ने मनुष्यों के पुराने विचारों को पूरी तरह बदल दिया है। कोशिका की खोज से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वी के सारे जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं। अर्थात बाहर से भले ही एक इंसान व हाथी अलग दिख सकते हैं, पर दोनों ही एक जैसे पदार्थों व संरचनाओं से बने हैं। इसी प्रकार ल्यूवेनहुक के सूक्ष्म जीवों की खोज से एक बिल्कुल ही नए प्रकार के जीवों के बारे में पता चला, जिससे हमें बीमारियों का कारण व उनके उपचार के तरीके खोजने में मदद मिली। आज हैजा, चेचक, पोलियो जैसी भयानक बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी के सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे, और आनुवंशिकता से हमें यह पता चला कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुण उनके बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं, और इसका प्रयोग करके हम अच्छे बीज, अच्छे जानवर कैसे बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि जीव विज्ञान की इन 4 क्रांतियों से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।